चलिए। ओम यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो हाँ क्या करें? अच्छा, यानी आप नहीं आओगे तो चलो देखो आगे से कोई नहीं। एवं च सुक्ति रूप्य से, तो यहाँ जो है सुक्ति रजत का बाद होता है कि निवृत्ति होती है, इस बात को बता रहे हैं। सुक्ति में हमने जो है अधिष्ठान को जाना, सुक्ति को देखा, तो रजत का बाद होगा कि निवृत्ति होगी, इस बात को यहाँ शंका होगी। तो इसका समाधान कर रहे हैं कि पहले विवरण मत ये दे रहे हैं कि विवरण मत में एवं च सुक्ति रूप्य से सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्षी, जो सुक्ति रूप्य है रजत है, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या, भाई तूला विद्या होगा ना, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य तूला विद्या होगा, क्योंकि मूल को आवृत करने वाले को मूला विद्या कहते हैं, अवच्छिन्न चैतन्य को आवृत करने वाले को तूला विद्या कहते हैं। तो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या का कार्य है सुक्ति रजत। इस पक्ष में सुक्ति रीति ज्ञानेन तद अज्ञानेन स रजतस्य बाधा। सुक्ति ही जब ये अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, इयम सुक्ति ही, ऐसा जब ज्ञान हुआ तो अधिष्ठान मतलब ये उपादान सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ ज्ञान के सहित रजत का बाद होगा। तब क्या कहा जाएगा इसको? बाद हुआ। बाद हुआ का कारण के साथ बाद हुआ। और जब वाचस्पति मिश्र कहते हैं वो मूला विद्या का कार्य है, इसलिए वहाँ पे मूला विद्या कार्य तो पक्षे तो मूला विद्या वह ब्रह्म तत्व का तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्ततया। वो कहते हैं मूला विद्या का ही कार्य है और सुक्ति रजत भी, पूरा संसार उसी का कार्य है, वह भी उसी का कार्य है, पूरे संसार का वही कारण है। मतलब मूला विद्या तो सुक्ति रजत का भी कारण है। तो मूला विद्या कार्य तो पक्षे तो मूला विद्या ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्ततया। मूला विद्या तो ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र से ही निवृत्त होती है। निवर्तितुम योग्या इति क्या? निवर्त्या तस्य भाव निवर्त्यता तया निवर्ततया। तो वह ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्ततया कस्या है? मूला विद्या है। मूला विद्या ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र से निवृत्त होने वाली है। निवृत्त होने वाली होने से सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्ततया, सुक्तित्व के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। मूला विद्या के क्या? सुक्ति को जान लेने से मूला विद्या निवृत्त हो जाएगी। भाई पूरे प्रपंच का जो कारण है, सुक्ति को जान लेने से उसकी निवृत्ति होगी, सर्वात्मक ब्रह्म को जानने से निवृत्ति होगी। इसलिए सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्ततया। कौन अनिवर्त्य है? मूला विद्या। इसलिए रजतस्य तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम। इसलिए उपादान तो रहा, कार्य नष्ट हुआ। तो कश्चित विद्यमान है उपादाने कार्य से नाश। उपादान मूला विद्या विद्यमान है तो भी कार्य का नाश हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? निवृत्ति। तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम, मूला विद्या की निवृत्ति मात्र होगी। जैसे मूसल प्रहारेण घटस्यैव, मूसल मार दिए तो घट का क्या हुआ? वो कौन सा क्या कहा जाएगा? निवृत्ति कहा जाएगा। निवृत्ति कहा जाएगा, बाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो मृतिका से दूसरा घट बन सकता है। घटस्यैव सुक्ति में जो रजत है वो समझिए बाद हुआ ना। अरे दो पक्ष दे दिए ना, अब बता भी दिया पूरा, फिर बोल रहे हैं कि अब क्या होगा। अब दो पक्ष तो बता दिए ना। वही जो मतलब क्या है कि तूला विद्या का कार्य मानोगे तो बाध मानिए, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान का कार्य अगर मानोगे तो अज्ञान नष्ट होता है सुक्ति को देखने से, अधिष्ठान को जानने से, तो उसको बाध कहा जाएगा। अगर मूला विद्या का कार्य कहोगे तो बाध नहीं कह सकते,
तो बाध तो ब्रह्म ज्ञान से ही बाध होगा, जगत का बाध, तो फिर वो बाध कह सकते हैं। इसलिए वो उस मत में, मतलब वाचस्पति मत में तो बाध नहीं कह के निवृत्ति कहा जाएगा। जैसे मुसल प्रहारेण घटस्यु, तो दो मत दे दिए यहाँ पे, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझ लीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि सुक्ति रजत को अविद्या का कार्य माने हो तो प्रतिभास काल में उसकी सत्ता मानते हैं। जिसको अविद्या का कार्य मानते उसकी, उसमें ये न कोई तो सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, व्यावहारिक सत्ता रहेगी, प्रातिभाषिक रहेगी। तो मतलब क्या है कि भ्रांति का जो भ्रांति से पदार्थ जो दिख रहा है उसमें प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं। तो अगर प्रातिभाषिक सत्ता मानते हो तो नेदम रजतम के द्वारा त्रैकालिक निषेध क्यों करते हो? क्योंकि नेदम रजतम का नायम सर्प, सर्प ज्ञान हुआ, नायम सर्प, नायम सर्प का क्या मतलब है? तीनों कालों में सर्प नहीं था। ऐसा नहीं कि अभी सर्प नहीं पहले था, क्योंकि अभी नहीं है तो क्या कहना चाहिए? इदानीम सर्पो न, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन क्या कहता है? नायम सर्प, यानी तीनों कालों में नहीं था। इदानीम सर्पो न, ऐसा नहीं कहता, अनायम सर्प। जैसे वहाँ पे घट में एक समय के लिए कहा जाएगा तो इदानीम घटः श्यामो न, घट को पकाने से पहले वह श्याम था और पका दिए तो वह लाल हो गया, तो क्या कहते हैं? इदानीम घटः श्यामो न। इसी प्रकार अगर पहले था और अभी नहीं है तो क्या कहना चाहिए? इदानीम रजतम न। लेकिन क्या कहते हैं? नेदम रजतम, यह रजत नहीं, मतलब तीनों कालों में नहीं है। तो त्रैकालिक निषेध क्यों करते हो? यही कह रहे। देखिए, ननु सुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समये, सुक्ति में जब रजत का प्रतिभास हो रहा है उस काल में प्रातिभाषिक सत्वाभ्युपगमे, आपने उसमें उस रजत में क्या माना है? प्रातिभाषिक सत्ता। तो नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्, नेदम रजतम इसके द्वारा त्रैकालिक निषेध ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? इदानीम रजतम न कि नेदम रजतम, किंतु इदानीम इदम न रजतम, यह अब रजत नहीं, पहले तो था, क्योंकि प्रातिभाषिक सत्ता आपने मानी है, उस समय उसकी सत्ता थी। तो त्रैकालिक निषेध क्यों करते हो? जैसे इदानीम घटः श्यामो न इतिवत, घटा के आगे विसर्ग भी कर लेना, नहीं किए हो तो। कल तो किसी ने कर भी लिया होगा, लेकिन जो नहीं किया हो अभी भी कर लो, कोई विलंब नहीं हुआ है। इदानीम घटः श्यामो न इतिवत, इस तरह से उसका निषेध होना चाहिए। इदानीम रजतम न इति चेत, तो सिद्धांति करा न, ऐसा मत कहो, है ना। नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावो विनिषेधधि विषय। नेदम रजतम के द्वारा जो निषेध हम कर रहे हैं, जैसे घटो नास्ति के द्वारा किसका निषेध कर रहे हैं? घट का। भूतले घटो नास्ति, किसका निषेध किया गया? तो निषेध का विषय अब कौन क्या बनेगा? हाँ, निषेध का विषय घटा, हानि घट, ठीक है। इसलिए कौन सा अभाव? घटाभाव, है ना। कौन सा अभाव? उस ज्ञान का, निषेध ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? घटाभाव। किस उस अभाव को क्या कहोगे? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। ये नहीं कह रहे कि नील घटो नास्ति, प्रीत घटो नास्ति, कह रहे घटो नास्ति, मतलब घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेध ज्ञान का विषय बन रहा है। निषेध ज्ञान का विषय कौन सा भाव? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। किंतु जब हम रजत नेदम रजतम से निषेध कर रहे हैं ना, वह रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेध का विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेध का विषय वही बनता है जहाँ तीनों कालों में नहीं है। वहाँ तो प्रतिभास काल में माने है सत्ता, इसलिए वहाँ किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक प्रतियोगिता का, रजत प्रतियोगिता का अभाव। लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, लौकिक पारमार्थिकत्व मतलब व्यावहारिकत्व। लोक में अयम पारमार्थिक, इस तरह से लोक में जिसका पारमार्थिकत्व व्यवहार होता है उसको कहते हैं लौकिक पारमार्थिक वस्तु। जैसे घट, लेखनी, ये देखो लेखनी,
या व्यवहार काल में क्या कहेगा, अयम पारमार्थिक। व्यवहार में तो पारमार्थिक है, व्यवहार में थोड़ी इसे लिखा जाता है। तो व्यवहार में लोक में जिसको पारमार्थिक रूप से कहा जाता है, साधारण व्यक्ति उसको कहेगा सही यही सत्य है। भाई साधारण व्यक्ति क्या कहेगा, जिस सोने से माला बनी हो उसको क्या कहेगा, मिथ्या है? उसको मिथ्या थोड़ी कहेगा, वो कहेगा सत्य है। तो व्यवहार में जिस वस्तु को यह सत्य है करके बोला जाता है उस वस्तु का धर्म होता है लौकिक पारमार्थिकत्व। तो यहाँ पे जो रजत का अभाव है वो जो है किम, वो प्रातिभाषिकत्व व चिन्ह प्रतियोगिता का अभाव रजत नहीं कह रहे हैं, बल्कि व्यावहारिकत्व व चिन्ह प्रतियोगिता का रजत का अभाव। वहाँ रजत दिखा, व्यावहारिकत्व दिखा क्या, प्रातिभाषिकत्व दिखा था, है ना। इसलिए प्रातिभाषिकत्व हम निषेध नहीं कर रहे, प्रातिभाषिक रजत नहीं था ऐसा हम नहीं कह रहे, व्यावहारिक रजत नहीं था। जैसे घट का, घट यहाँ है, अच्छा लेखनी यहाँ है, लेखनी के केन रूपेण है, लेखनीत्वेन है, घटत्वेन है क्या, घटत्वेन इस लेखनी का क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, प्रतियोगिता का लेखनी का अभाव, ये व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इसको कहते हैं। घटत्वेन पटो नास्ति, पटत्वेन घटो नास्ति। पटत्वेन घट कहीं है, कहीं नहीं है। तीनों कालों में केवलान्वयी अभाव, केवलान्वयी हर जगह उसका अभाव मिलेगा। जहाँ घट है वहाँ भी घटत्वेन है, पटत्वेन है क्या, जहाँ पट है पटत्वेन है, घटत्वेन है क्या। तो पट रहने पर भी घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहाँ पट है वहाँ भी मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे प्रतिभास काल में रजत तो है किंतु व्यावहारिकत्वेन है क्या, व्यावहारिकत्वेन नहीं था। इसलिए व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रातिभाषिक रजता भाव कब मिलेगा, तीनों कालों में। प्रतिभास काल में प्रातिभाषिकत्वेन था, व्यावहारिकत्वेन थोड़ी था। इसलिए लौकिक व्यावहारिकत्व तो कोई लौकिक पारमार्थिकत्व कह दिए, तो लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का भाव, हाँ प्रतियोगिता को प्रातिभाषिक रजत का अभाव, वह अभाव कब रहेगा, तीनों कालों में रहेगा। इसी कहते व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, कहेंगे व्यधिकरण संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी लेते हैं। जैसे घट संयोगेन है, संयोग संबंध से घट है भूतल में, तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घटा भाव भूतल में हमेशा रहेगा। समवाय संबंध से थोड़ी रहता है, समवाय संबंध से घट कपाल में रहेगा, भूतल में नहीं रहता है। इसलिए जहाँ संयोग संबंध से है समवाय संबंधेन उसका अभाव ले सकते हो, समवाय संबंध से वो केवलान्वयी अभाव मिल जाएगा, वहाँ पे कपाल में तो मिलेगा, यहाँ नहीं मिल पाएगा, सब जगह उसका अभाव। कोई जिस संबंध से प्रसिद्ध है उससे भिन्न संबंध से अभाव ले सकते हो। इसी प्रकार इसलिए जो त्रैकालिक निषेध कर रहे हैं ना, तो व्यावहारिक तीनों कालों में नहीं। भाई वो देखो जो दौड़ा है सुक्ति के पीछे दौड़ा, जो आदमी वहाँ मतलब रजत के पीछे दौड़ा, सुक्ति को रजत जान करके दौड़ा, क्या प्रातिभाषिक सोच के दौड़ा है क्या, व्यावहारिक सोच के दौड़ा है कि चलो इसको मिल जाएगा तो थोड़ा कुछ आभूषण बनवा लेंगे अथवा बेच करके पैसा कमा लेंगे। तो जो रजत दौड़ा उधर रजत को लेने के लिए व्यावहारिक सोच के दौड़ा है, तो निषेध भी किस रूप से किया जाएगा, व्यावहारिकत्वेन। इसलिए व्यावहारिकत्वेन रजत किस काल में वहाँ था, किसी काल में नहीं, तीनों कालों में उसका अभाव मिलेगा। इसलिए व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का अभाव कब रहा, तीनों कालों में रहा। इसलिए जो निषेध किया गया व्यावहारिकत्वेन निषेध किया गया, इसलिए त्रैकालिक निषेध का विषय बन रहा है। देखिए यही वगैरह, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अन्वय इस तरह से करना, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रातिभाषिक रजता, प्रतियोगिता का अभाव, किसका अभाव, प्रातिभाषिक रजता, प्रतियोगिता का प्रातिभाषिक रजता भाव, इस तरह से अन्वय कर लेना। ये प्रातिभाषिक रजत बीच में दे दिए है, थोड़ा उस तरफ से उधर ले जाको बढ़िया एकदम सही अन्वय हो जाएगा।
लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। किसका अभाव? प्रातिभाषिक रजत का अभाव। तो इस तरह से तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमात्, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तो नैयायिकों ने स्वीकार किया है। व्यधिकरण देखो इसका विग्रह दिए है टीका में, विरुद्धम व्यावहारिकम रजताद्यधिकरणम यस्य, विरुद्ध व्यावहारिक रजत अधिकरण है जिस धर्म का, उस धर्म को क्या कहेंगे? व्यधिकरण। अब व्यधिकरण क्यों कहा? देखिए जब हम निषेध कर रहे हैं रजत का, किसका निषेध कर रहे हैं? प्रातिभाषिक रजत का निषेध कर रहे हैं। प्रतियोगिता निषेध किसका किया हमने? प्रातिभाषिक रजत का। अभाव बताया ना, निषेध किया, अभाव है उसका। तो अभाव की प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? प्रातिभाषिक रजत में। प्रतियोगिता तो रही प्रातिभाषिक रजत में, और व्यावहारिकत्व तो कहाँ रहा? व्यावहारिक रजत में। तो प्रतियोगिता अलग जगह रह रही है, अवच्छेदक अलग जगह रह रहा है। तो प्रतियोगिता से विरुद्ध अधिकरण वाला हो गया कि नहीं अवच्छेदक? इसलिए उसको कहते व्यधिकरण। देखो, विरुद्धम व्यावहारिकम रजताद्य अधिकरणम यस्य, प्रतियोगिता की अपेक्षा विरुद्ध है रजत का व्यावहारिक रजताधिकरण है जिसका, व्यावहारिकम रजतादि अधिकरण है जिसका, विरुद्ध है यानी प्रतियोगिता से विरुद्ध। अधिकरण व्यावहारिक रजत अधिकरण है जिसका, किसका? व्यावहारिकत्व का, लौकिक पारमार्थिकत्व, जिसको यहाँ पे लौकिक पारमार्थिकत्व शब्द से कहा गया है। सब व्यधिकरण, वह धर्म क्या हुआ? व्यधिकरण। स चासो धर्मस्थिति धर्मश्च, ऐसा जो धर्म है तो क्या, कौन सा? व्यधिकरण धर्म हुआ। कौन सा धर्म? लौकिक पारमार्थिकत्वम। और तद अवच्छिन्ना किम, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्ना का प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। कस्य प्रतियोगिता? अभावस्य प्रतियोगिता। अभाव से किम निष्ठा प्रतियोगिता? प्रातिभाषिक रजत निष्ठा प्रतियोगिता। अभी जो ये ठीक हो नहीं पाया आप लोगों का। चलो एक बता, पूछो एक बार, बताओ, थोड़ा शुरू करो आपसे। जैसे यहाँ पे घट नहीं है, कस्य अभाव वर्तते? हाँ, प्रतियोगी कह, प्रतियोगिता किम निष्ठा? प्रतियोगिता किम निष्ठा? अभाव निष्ठा। घात अभाव, घट निष्ठा प्रतियोगिता। कस्य प्रतियोगिता? अभाव से प्रतियोगिता। किम निष्ठा प्रतियोगिता? किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता? किम संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता? सहयोग संबंधावच्छिन्ना। कस्य प्रतियोगिता? अभाव से प्रतियोगिता। इसलिए अभाव क्या कहा जाएगा? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। ठीक है, चलो आप बोलो। जैसे पट नहीं वहाँ पे, वहाँ कुर्सी पे पट नहीं है, क्या मिला? पट का पटाभाव। प्रतियोगी कह, प्रतियोगिता किम निष्ठा? पटनिष्ठ प्रतियोगिता। हाँ, किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता? पटधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता। पटत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता। किम संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता? संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता। कस्य प्रतियोगिता? अभाव से प्रतियोगिता। हाँ, किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता? पटत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता। अतः अभाव कीदृशः? पटत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता कह, संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का। अभी बोलो, जैसे यहाँ लेखनी नहीं, उधर क्या मिला? लेखनी अभाव, लेखनी का अभाव। प्रतियोगी कह, लेखनी। प्रतियोगिता किम निष्ठा? लेखनी, लेखनी निष्ठा। लेखनित्व निष्ठा, लेखनी निष्ठा। लेखनी निष्ठा। प्रतियोगिता लेखनी, लेखनी निष्ठा। प्रतियोगितावच्छेदकम किम? लेखनित्वम। किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता? लेखनित्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता। किम संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता? संयोग संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता। कस्य प्रतियोगिता? अभावस्य प्रतियोगिता। अतः अभाव कीदृश? लेखनित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। और किम संबंध? संयोग संबंध। संयोग संबंध से अभाव ले रहे, ये दोनों तो स्पष्ट होंगे। चलो फिर भी
एक बार बोलो। जैसे इसका दंड का अभाव लिए, यहाँ कोने दंड नहीं है। प्रतियोगी कह दंड प्रतियोगिता किम निष्ठा दंडनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकम किम दंडत्वम किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता दंडत्वावच्छिन्न धर्म किम संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कस्य प्रतियोगिता भाव से प्रतियोगिता हाँ कीदृशा अभाव हाँ दंडत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। हाँ दंडत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव इसको कहा जाए। चलो ठीक है, थोड़ा है ये तो लाइन पे है। आप भी बोलो, आपके लिए क्या लूँ? पुरुष का भाव ले लो, वहाँ पुरुष नहीं है नदी में। कस्य अभाव? पुरुषस्य। हाँ प्रतियोगी का पुरुषः प्रतियोगिता किम निष्ठा पुरुषनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकम किम पुरुषत्वं किम संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता किम निष्ठा प्रतियोगिता पुरुषनिष्ठा प्रतियोगिता कस्य प्रतियोगिता अभाव से प्रतियोगिता अतः कीदृशा अभाव पुरुषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव किम संबंधावच्छिन्ना संयोग प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न। अच्छा संयोग संबंधावच्छिन्न पुरुषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। इस तरह से जो है ये समझना चाहिए। प्रतियोगिता कहाँ रहेगी, प्रतियोगिता किसकी है? प्रतियोगिता अभाव की है। अब किम निष्ठा प्रतियोगिता, तो प्रतियोगी जो है तन्निष्ठा प्रतियोगिता, किम धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम प्रातिभाषिक रजत का अभाव ले रहे हैं तो प्रतियोगिता किम निष्ठा रहेगी? प्रातिभाषिक रजत निष्ठा प्रतियोगिता। और व्यावहारिकत्व तो कहाँ रह रहा है? व्यावहारिक रजत में। तो प्रतियोगिता अलग जगह पे रही और अवच्छेदक अलग जगह रह रहा है, तो प्रतियोगिता से अलग अधिकरण वाला हुआ कि नहीं अवच्छेदक? इसलिए हो गया विरुद्धम अधिकरणम यस्य। तो विरुद्ध अधिकरण वाला प्रतियोगिता रह रही प्रातिभाषिक रजत में, अवच्छेदक रह रहा है व्यावहारिक रजत में, इसलिए उस अवच्छेदक को कहेंगे व्यधिकरण। व्यधिकरण धर्म हो गए। प्रतियोगिता के अपेक्षा विरुद्धम अधिकरणम यस्य, प्रतियोगितापेक्षया विरुद्धम अधिकरणम यस्य कस्य अवच्छेदकस्य धर्मस्य स धर्म व्यधिकरण धर्म। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव हो गया वह प्रातिभाषिक रजत का भाव। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव जो हुआ, कैसा भाव हुआ? व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। क्योंकि प्रतियोगिता अलग जगह पे रह रही है, धर्म जो है जिस धर्म से हम ले रहे हैं अभाव अलग है। जैसे हमने घट का भाव लिया, पटत्वेन घटो नास्ति, अत्र पर घटो अस्ति किंतु पटत्वेन अस्ति किम पटत्वेन नास्ति किम को नास्ति किम नास्ति घटो नास्ति केन रूपेण नास्ति। अच्छा प्रतियोगिता किम निष्ठा घटनिष्ठा प्रतियोगिता घटनिष्ठा। अवच्छेदकम किम निष्ठम पटनिष्ठम। तो प्रतियोगिता रही घट में, अवच्छेदक रह रहा है पट में, तो प्रतियोगिता से विरुद्ध अधिकरण वाला कौन हो गया? अवच्छेदक। इसलिए उस धर्म को क्या कहा जाएगा? व्यधिकरण धर्म। यही है व्यधिकरण धर्म। प्रतियोगिता दूसरी जगह रहे, अवच्छेदक दूसरी जगह रह रहा है, इस धर्म को क्या कहेंगे? व्यधिकरण धर्म। देखो वही बता रहे, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमात्। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव माना गया है। तो अगर प्रातिभाषिकत्वेन भाव लोगे तो त्रैकालिक भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रातिभाषिक रजत प्रतिभास काल में माना गया है ना, प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है, अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानते हैं। इसलिए प्रातिभाषिकत्वेन त्रैकालिक निषेध नहीं कर सकते। फिर क्यों निषेध कर रहे त्रैकालिक? इसलिए निषेध कर रहे कि उस व्यक्ति जो उसको व्यावहारिक समझ के दौड़ा है, ये थोड़ी स्वयं सोच के दौड़ा है प्रातिभाषिक रजत है। प्रातिभाषिक रजत व्यवहार में थोड़ी काम आता है, इसलिए प्रातिभाषिक सोच के नहीं दौड़ा है, व्यावहारिक सोच के दौड़ा है। इसलिए व्यावहारिकत्वेन उसका निषेध किया जा रहा है। तो व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत अभाव किस काल में रहेगा? तीनों कालों में। यही बस यही दे दिया है। किंतु लौकिक पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कह, क्योंकि व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावाभ्युपगमात् नैयायिकों ने व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव को माने हैं। देखो तो ये सब टीका में थोड़ा सा वही दे दिए हैं, एक बार फिर पढ़ देता हूँ टीका वाला। विरुद्धम व्यावहारिकम रजताद्य अधिकरणम यस्य कस्य धर्मस्य स धर्म व्यधिकरण
स चासो धर्म से व्यधिकरण चासो धर्म स्थिति व्यधिकरण धर्म। कौन सा धर्म हुआ? लौकिक पारमार्थिकत्व। तद अवच्छिन्ना प्रतियोगिता कहाँ आई? प्रातिभाषिक रजत में। प्रातिभाषिक रजते तो प्रातिभाषिक प्रतियोगिता यस्य, तो प्रातिभाषिक प्रतियोगिता व्यधिकरण धर्मावच्छिन्ना प्रतियोगिता यस्य अभावस्य स अभाव व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता क, इसलिए यहाँ यस्य दे दी। तो तादृश अभावाभ्युपगम, ऐसे अभाव को वहाँ नैयायिकों ने माना है। तो यहाँ पे भी व्यावहारिकत्वेन प्रातिभाषिक रजत का अभाव लेने की वजह से त्रैकालिक अभाव मिला, नहीं तो त्रैकालिक अभाव नहीं ले सकते थे। आगे देखिए, अब यहाँ एक नई शंका आई। उभयतः पासा रज्जु न्याय से फंसाना चाहता है पूर्व पक्षी कि ये देखो, ननु प्रातिभाषिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा। प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व मतलब लौकिक पारमार्थिकत्व व्यावहारिकत्व। प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व को जाना है कि नहीं जाना, ज्ञात हुआ है कि नहीं ज्ञात हुआ है। अनवगमे प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात, कहीं के रजतत्व इसमें नहीं है क्या? रजतत्व ज्ञानाभाव है ना? अच्छा ठीक है। तो हाँ चलो कोई नहीं। अनवगम्य, किसी किसी पुस्तक में रजतत्व को नहीं दिए है। अनवगम्य प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात, व्यावहारिकत्वावच्छिन्न रजतत्व कहीं मिला? व्यावहारिकत्वावच्छिन्न, क्योंकि प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्वावच्छिन्न रजतत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो जब अनवगम्य प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात, प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ, अभाव प्रत्यक्षानुपत्ति, अभाव प्रत्यक्ष होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जैसे कि कहे बंध्यापुत्रो नास्ति, बंध्यापुत्रो नास्ति, तो बंध्यापुत्रो नास्ति यह वाक्य प्रामाणिक नहीं माना जाता। बंध्यापुत्र कहीं हो, प्रतियोगी कहीं बंध्यापुत्रत्वेन हो, तब कहा जा सकता है बंध्यापुत्रो नास्ति। निषेध करोगे मतलब कहीं बंध्यापुत्र तो कहीं रहता हो तब निषेध करोगे ना। तो बंध्यापुत्रो नास्ति ऐसा जो है यह वाक्य भी प्रामाणिक नहीं माना जाता। हाँ वहाँ ये कहते हैं कि बंध्या यहाँ पुत्रो नास्ति, वहाँ इसलिए उसको क्या कहेंगे? बंध्या यहाँ पुत्रो नास्ति, मतलब पुत्र है, दूसरे को है, अन्य को है पुत्र, वहाँ पुत्र तो रहेगा किंतु बंध्या को पुत्र नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो बंध्यापुत्र, कोई बंध्यापुत्र होता है क्या? तो जब होता ही नहीं तो निषेध कैसे करोगे? इसी प्रकार प्रातिभाषिक रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व तो होता ही नहीं है, तो जब प्रतियोगी का ही ज्ञान नहीं होगा तो अभाव प्रत्यक्ष होगा? अभाव प्रत्यक्ष होने के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत ऐसा कहीं होता नहीं, तो इसलिए उसका अभाव का, प्रतियोगी का ही ज्ञान नहीं होगा तो अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा? अभाव प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? घट का अभाव है, मतलब आप घट को जानते हो कि नहीं? जानते हैं तभी घट का अभाव कह सकते। और व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत होता ही नहीं है तो फिर कैसे उसका अभाव का प्रत्यक्ष होगा? देखिए, ननु प्रातिभाषिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा। प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व ज्ञात है कि नहीं है? नव। तो पहले पक्ष में अनवगमे, अगर नहीं द्वितीय पक्ष में अगर अवगम नहीं हुआ तो प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात। हाँ, अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व का ज्ञान, रजत का अभाव कहने के लिए प्रतियोगिता वच्छेद का वच्छिन्न रजतत्व का ज्ञान होना चाहिए, तभी अभाव का प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए अभाव प्रत्यक्षानुपत्ति। और अवगमे प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्व का ज्ञान अगर हो गया तो नहीं है, ये तो वदतो व्याघात हो गया कि नहीं? मम मुखे जिह्वा नास्ति, इसको क्या कहते? वदतो व्याघात। भाई तुम्हारे मुख में जीव नहीं तो बोल कैसे रहे हो? क्या श्लोक है? यावत जीवम अहम मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता माता तु मम बंध्यासीद अपुत्रस्य पितामह, ये श्लोक आता है। और भी एक श्लोक आता है, यावत जीवम अहम मौनी, बोले जीवन पर्यंत मैं मौनी रहा हूँ, जोर से चिल्ला के बोल रहा है, जीवन पर्यंत मौनी हूँ। और ब्रह्मचारी च मे पिता, मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी थे। माता तु मम बंध्यासीत, मेरी माँ जो है बंध्या थी।
अपुत्रस्य पितामह, मेरे दादाजी कोई लड़का ही नहीं हुआ। ये जैसे बातें बदतो व्याघात है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे अगर रजत प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हो गया फिर उसका अभाव कैसे कहोगे? ये तो विरुद्ध बात, में मेरे मुख में जीव नहीं ऐसा कहने वाली बात हो गई। बदतो व्याघात। देखो, अवगमी अवपरोक्षा अवभाषस्य तत्कालीन सत्ता नियतत्वात्। अगर जो है प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हुआ तो अपरोक्षा अवभाषा से कहीं भी किसी वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान काल में विषय की सत्ता मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है। तो वही अवगमी अपरोक्षा अवभाषा से तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात्। अवगम होने पर जो अपरोक्ष ज्ञान होता है तो तत्कालीन विषय सत्ता नियत होती है, यानी विषय की सत्ता अवश्य होती है जिस काल में ज्ञान हो रहा है। अगर प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्व का ज्ञान हो गया तो जो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है प्रातिभाषिक रजत का, उस काल में विषय की सत्ता रह गई। इसलिए रजत में रजते पारमार्थिकत्वमपि अनिर्वचनीयम रजत वदेव उत्पन्नम। जैसे रजत का की उत्पत्ति मानी गई, कैसी उत्पत्ति मानी गई? अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानी गई। किसका परिणाम माने? ज्ञान अविद्या का परिणाम। सुक्तित्वावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या रजताकारेण रजत ज्ञानाकारेण च परिणमते। रजताकार परिणाम को कहा गया अर्थाध्यास, रजत ज्ञानाकारेण परिणाम को क्या कहा गया? ज्ञानाध्यास। इसी प्रकार जैसे रजत की अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई है, पारमार्थिकत्व की भी उत्पत्ति हुई है। रजत वदे उत्पन्नम यदि तद अवच्छिन्न रजत सत्वे। तो जब पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न रजत है प्रतिभास काल में तो तद अवच्छिन्ना भाव तस्मिन् कथम वर्तते। तो पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न रजत का अभाव वहाँ पे कैसे रहेगा सुक्ति में? इसलिए त्रैकालिक निषेध कैसे करोगे? ठीक है, त्रैकालिक निषेध ज्ञान होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो है दोनों तरफ से फंस रहे हैं। अगर प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होने से अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और अगर पारमार्थिकत्व प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हो रहा है तो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है, मतलब विषय की सत्ता माननी पड़ेगी। जैसे प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति माने उसमें पारमार्थिकत्व की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तो फिर पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न रजत जब उस काल में है तो त्रैकालिक निषेध कैसे करोगे? इति चेत। तो सिद्धांति कह रहा है न, ऐसा मत कहो। पारमार्थिकत्व से अधिष्ठान निष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन। देखो, पारमार्थिकत्व है चैतन्य निष्ठ। वहाँ चैतन्य में मतलब इदम अंश में लीजिए, सुक्ति का जो इदम अंश है, अधिष्ठान इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य, इदम भी अवच्छेदक होने से मालूम पड़ता है यह यहाँ रजत। तो जो सुक्ति के इदम अंश में पारमार्थिकत्व है अधिष्ठान निष्ठ, उसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? रजत में ज्ञान। जैसे अंतःकरण के धर्म कहाँ भाषित हो रहे हैं? चैतन्य में। इसी प्रकार अधिष्ठान सुक्ति के इदम अंश में पारमार्थिकत्व है, वह कहाँ भाषित हो रहा है? रजत में। पारमार्थिकत्व से अधिष्ठान निष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन। जो अधिष्ठान में रहने वाला पारमार्थिकत्व है उसका रजत में प्रतिभास यानी भ्रांति संभव है। इसलिए रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात्। रजत में पारमार्थिकत्व की अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं मानते, बल्कि उसी सन्निकृष्ट जिस अधिष्ठान में उसका ज्ञान हो रहा है उस अधिष्ठान निष्ठ पारमार्थिकत्व को वो रजत में दिख रहा है, भाषित हो रहा है भ्रांति से। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहाँ आरोप्य जो कल्पित वस्तु, जहाँ आरोप्य सन्निकृष्ट न हो, तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तुत्पत्तिर अंगीकारात्, वहीं पे प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है ना। जैसे सुक्ति में रजत, तो रजत वहाँ सन्निकृष्ट नहीं है और देशांतरी रजत यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए वहाँ वो उसकी जो है प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति माने। किंतु प्रातिभाषिकत्व क्या है कि सन्निकृष्ट है। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, सन्निकृष्ट नहीं, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहाँ पे आरोप्य वस्तु सन्निकृष्ट नहीं है। पहले मैं असन्निकृष्ट बोला कि सन्निकृष्ट बोल दिया?
असन्निकृष्ट हो, यहाँ थोड़ा ध्यान से उतर गया। जहाँ पे कल्पित वस्तु असन्निकृष्ट, यहाँ आरोप्यम असन्निकृष्टम, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जैसे सुक्ति में रजत, वहाँ सन्निकृष्ट नहीं है, ये तो मैं बताया था, कोई देशांतरी रजत यहाँ तो है नहीं। तो जहाँ आरोप्य सन्निकृष्ट नहीं है वहाँ पे प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है। वहाँ पे जैसे सुक्ति में रजत सन्निकृष्ट नहीं है तो कल्पित वस्तु की, प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं। किंतु पारमार्थिकत्व सन्निकृष्ट है। इदम अंश में पारमार्थिकत्व व्यावहारिक है ना, वो तो पारमार्थिकत्व है, उसकी प्रतीति भ्रांति से रजत में हो जाएगी, इसलिए अनिर्वचनीय पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। अतः इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात। जहाँ पे देखो आरोप्य सन्निकृष्ट है, जपा कुसुम है बगल में, लौहित स्फटिक रखा हुआ है, तो जपा कुसुम की लालिमा जब स्फटिक में दिख रही है तो फिर वहाँ अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी। अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात। जपा कुसुमगत लौहित्य का स्फटिक में जब भान संभव है तो न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्ति, स्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि पास में रखा हो जपा कुसुम, इसकी लौहित्य वहाँ दिख रहा है। जैसे हम लोगों का मुख दर्पण में दिखता है, सामने हमारा मुख है तो मुख दर्पण में दिखा है, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, तो जपा कुसुम पास में है तो उसका लौहित्य स्फटिक में दिख रहा है, वहाँ अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं मानते। तो जहाँ पे आरोप्य सन्निकृष्ट नहीं है वहीं पे प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानते, और जहाँ आरोप्य सन्निकृष्ट है वहाँ प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति नहीं मानते। यहाँ पे क्या है कि जो व्यावहारिकत्व तो इदम अंश में है, उसकी प्रतीति हो रही कहाँ पे, रजत में, क्योंकि रजत वही दिख रहा है, इसलिए वहाँ प्रातिभाषिक इसकी उत्पत्ति नहीं मानते व्यावहारिकत्व की, इसलिए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो मतलब क्या है कि अधिष्ठान इदम अंश का पारमार्थिकत्व तो यहाँ दिख रहा है, इसलिए वहाँ उत्पत्ति नहीं मानेगी। और प्रतियोगी का ज्ञान हुआ है, भ्रांति से इदम अंश का पारमार्थिकत्व तो रजत में दिखा, तो इसका ज्ञान भी, प्रतियोगी का ज्ञान भी हो गया उसको लेकर के, इसलिए दोनों तरफ से बच गए। उत्पत्ति नहीं माने तो त्रैकालिक उत्पत्ति मानोगे तो त्रैकालिक निषेध नहीं कर सकते, लेकिन उत्पत्ति हमने माना नहीं। और ज्ञान कैसे होगा प्रतियोगी का, क्योंकि इदम अंश में पारमार्थिकत्व तो है, उसका भान हमें रजत में हो रहा है, इसलिए प्रतियोगी का भी ज्ञान हो गया। तो दोनों चीज़ों से हम बच गए, त्रैकालिक निषेध भी कर सकते हैं और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा ऐसा भी नहीं कर सकते। तो दोनों बातें समाहित हो गई। ननु एवं यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम। बोले ऐसा मानने पर तो जब जपा कुसुम अन्य द्रव्य के व्यवधान से सन्निकृष्ट नहीं है, आप यहाँ देख रहे हो लो स्फटिक को, जपा कुसुम उधर है, बीच में कुछ व्यवधान आ रहा है, तो जपा कुसुम में तो प्रतिबिंब पड़ रहा है लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है जपा कुसुम। तो जहाँ पे जपा कुसुम जो पुष्प है गुड़हल, द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम, द्रव्यांतर के व्यवधान से सन्निकृष्ट नहीं है, असन्निकृष्ट है, थोड़ा दूर दिख हमको नहीं दिख रहा है। तत्र लौहित्य प्रतीत्या, वहाँ पे भी तो स्फटिक में लौहित्य की प्रतीति होती है, हमको यहाँ से नहीं दिख रहा, वहाँ तो पड़ रहा है उसमें, लौहित्य की प्रतीति तो हमको दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पे प्रातिभाषिक लौहित्यम स्वीक्रियतम, वहाँ पे प्रातिभाषिक लौहित्य को मान लो, लौहित्य की उत्पत्ति मानो, इति चेत सिद्धांत करा है तो इष्टापत्ति, तो हम मानते हैं। पहले हम कह दिए जहाँ पे आरोप्य सन्निकृष्ट नहीं है ना, वहाँ पे उत्पत्ति मानते, आरोप्य सन्निकृष्ट है तब उत्पत्ति नहीं मानते। बीच में व्यवधान आ रहा है, आरोप्य सन्निकृष्ट नहीं है, तो हम फिर जपा कुसुम में स्फटिक में लौहित्य की उत्पत्ति मानने में कोई परेशानी नहीं, इष्टापत्ति है, वो तो हम मानते ही, इष्टत्वात् इति चेत न इष्टत्वात्। देखो एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरे स्वपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणानुगमो यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण सद्भावस्य दर्शनीय। इसी प्रकार से अन्यत्र भी प्रत्यक्ष जो अन्य भ्रम है, जैसे तो उदाहरण दे दिए टीका में, पीता शंखस तिक्तो गुडः
शंख पीला है, गुड़ तिक्त है, इन भ्रमों में प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणानुगमो, प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण चित्तम, चैतन्यत्वम, चेतनत्वम, चित्तम, तो उनमें भी चित्त तो रहेगा, चित्त रहेगा। वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य हुआ तो वहाँ चित्तम रहेगा, इसलिए प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अन्य ब्रह्म में भी हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। यथार्थ लक्षण असद्भावस्य, यथार्थ लक्षण क्या है कि प्रमाण चैतन्य से अबाधित योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्वम, अबाधित जो भ्रांति हो रही वहाँ अबाधित विषय नहीं है बल्कि बाधित है, इसलिए यथार्थ लक्षण जो है वहाँ यथार्थ लक्षण नहीं जाएगा, यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाएगा, और प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण वहाँ जाएगा, भ्रांति में जाएगा। कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा? प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण जो है वह प्रत्यक्ष ब्रह्म में भी जाएगा, किंतु यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण ब्रह्म में नहीं जाए, क्योंकि यथार्थ करते समय अबाधित हमने विषय का विशेषण लगाया है, इसलिए वो यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण वहाँ पे अन्य ब्रह्मों में रह नहीं रहेगा। इसलिए दे दी ना, यथार्थ प्रत्यय लक्षणा सद्भावस्य दर्शनीय, यथार्थ प्रत्यक्ष के लक्षण का असद्भाव, लक्षण तो 77 पृष्ठ पे आ चुका है, उसका असद्भाव ब्रह्म में जान लेना चाहिए। थोड़ा सा रह गया, करेंगे द्वितीया को। सुक्ति के बगल में अगर रजत रहेगा तो उस सुक्ति में जो रजत का ज्ञान हो रहा है उसमें अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानेंगे वहाँ पे? बगल में रजत है तो बगल में देख रहे हो तो नहीं मानेंगे, या किसी सुक्ति में दिख रहा है तो उसको वहाँ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रजत अलग ही अलग दिख रहा है ना, दो अलग अलग दिख रहा है कि एक ही दिख रहा है? अलग अलग दिख रहे हैं तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा ना। सुक्ति के बगल में रजत बगल में है तो सुक्ति में देख रहे हो बगल वाले को, तो दो दिख रहा है ना, दोनों देख रहे हैं। हाँ दो दिख रहा है ना, तो अनिर्वचनीय दो एक अलग, वो अलग हो गया अलग हो गया। यहाँ तो क्या लौहित्य वाला क्या हुआ, उसका रूप यहाँ दिखता है, उसका रूप यहाँ दिखता है, इसलिए अनिर्वचनीय नहीं मानते। किंतु ऐसा रजत का रूप यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसका रूप, वहाँ दोनों का रूप तो एक जैसे रहता है ना, इसलिए अनिर्वचनीय मानेंगे वहाँ। हाँ अगर एकदम उसी के ऊपर है तो फिर वो तो क्या मतलब कहोगे उसको, तो फिर तो है ही ना वो तो। चलिए आगे हम लोग 3 दिन अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति